तो चलिए हम लोग अपने प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के डिस्कशन को शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर कौन आते हैं इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है कि हम लोग इस इंसान को की बात सबसे पहले मानेंगे, उसके बाद इस इंसान की बात मानेंगे, उसके बाद इस इंसान की बात मानेंगे। ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो इस क्वेश्चन को आंसर करते समय हम लोग एक बार इस पार्ट का रिवीजन भी कर लेते हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले आता है हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है, इसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट और इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर। इसके बाद जो आएंगे ना, इन्हें याद रखना जरूरी है क्योंकि ये पहला तीन तो याद ही रहता है। ठीक है, एक जो ट्रिक है वो ये का याद रख सकते हैं कि 1+4, ठीक है, दिस इज फिफ्थ नंबर। अगर प्रेसिडेंट है फर्स्ट नंबर पे तो 1+4 फिफ्थ नंबर पे हो जाएंगे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स। ठीक है, और थर्ड नंबर पे अगर पीएम है तो 3+4 ये सेवेंथ नंबर पे हमारे हो जाएंगे फॉर्मर पीएम। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हमारे सिक्स्थ नंबर पर आते हैं। किसके साथ आते हैं? स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जो पोजीशन है वही पोजीशन लोकसभा के स्पीकर का भी है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर के बाद आते हैं फोर्थ नंबर पर गवर्नर। ये चार पोजीशंस जो है ये इंडिविजुअल ऑक्यूपेंसी का है, मतलब सिर्फ प्रेसिडेंट, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर फॉलोड बाय ओनली गवर्नर। ठीक है, इसके बाद जो आते हैं ये बहुत सारे लोग आने लगेंगे क्योंकि फिफ्थ पोजीशन पर, अच्छा फिफ्थ पोजीशन पे भी सिर्फ फॉर्मर प्रेसिडेंट ही आते हैं। सिक्स्थ पोजीशन पर आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा, और सेवेंथ पोजीशन पर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ आते हैं कैबिनेट के बाकी सारे मिनिस्टर्स। ठीक है, इन्हीं के साथ आते हैं सारे स्टेट्स के सीएम और नीति आयोग के डिप्टी चेयरमैन भी। मोस्टली यहीं तक काम का रहता है, क्वेश्चंस यहीं तक पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो आता है दिस इज भारत रत्न के होल्डर्स। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ऊपर आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि रेसिड्यूअरी पावर्स किन्हें दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी आजाद भारत में हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, एक होता है यूनियन लिस्ट जो यूनियन के पास होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट जो स्टेट के पास होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट जो दोनों के पास होता है, और एक होता है रेसिड्यूअल लिस्ट। रेसिड्यूअल कहने का मतलब कि कुछ नए नए सब्जेक्ट्स निकल करके आएंगे विद चेंजिंग टाइम, जैसे क्लाइमेट चेंज हो सकता है, जैसे LGBTQ की इश्यू हो सकती है। तो इस तरीके के कई भी नए इश्यूज जो आएंगे इसे हम लोग रेसिड्यूअल पावर्स में डालेंगे, क्योंकि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि समय के साथ क्या क्या नए सब्जेक्ट्स निकल करके आएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स निकल करके आएंगे इस पे हम लोग यूनिफॉर्म लॉ बनाएंगे, इसलिए ये हम लोग यूनियन के हाथ में रख रहे हैं। आजाद भारत में यही सिस्टम था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात नहीं थी। रेसिड्यूअरी पावर्स, हमारा सवाल बोल रहा है कि रेसिड्यूअरी पावर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किसे दिया गया था। ठीक है, तो अगर लॉजिक लगाए तो ये प्रोविंसेस को नहीं दिया जा सकता है, ऑब्वियसली इससे प्रोविंसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सिमिलरली प्रोविंशियल गवर्नर्स भी नहीं हो सकता है फॉर द सेम रीजन, क्योंकि प्रोविंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, तो बचते हैं हमारे गवर्नर जनरल और फेडरल लेजिस्लेचर। अब फेडरल लेजिस्लेचर में अगर मान लीजिए हम लोग इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी इंडियंस का इन्वॉल्वमेंट होगा, और रेसिड्यूअरी पावर्स इंडियंस के हाथ में देना मतलब इंडिया को पावरफुल करना, जो कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे ऑफकोर्स, इसलिए ये पावर गवर्नर जनरल के हाथ में दी गई थी। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा तीसरा सवाल बोल रहा है कि पोस्ट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी, इंडिया सेक्रेटरी का पोस्ट मतलब चीफ ऑफ सेक्रेटरी, ये किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो हमें पता है कि 1857 में रिवोल्ट हुआ था, सिपॉय म्यूटिनी हुई थी। 1857 का रिवोल्ट के बाद जो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम पे ये लोग एक्ट लेकर आए थे, दैट वाज द एक्ट ऑफ 1858। इसमें इन्होंने दो पोस्ट नए क्रिएट किए, एक था वाइसरॉय का और एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जिसे हम लोग चीफ ऑफ
सेक्रेटरी कहते हैं या इंडिया सेक्रेटरी कहते हैं। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाइसरॉय से ऊपर होगा और ये इंसान ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई होगा। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या इंडियन सेक्रेटरी को क्रिएट किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो अगर आपको प्रियम्बल याद है तो हम लोग उसमें बोलते हैं दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हो गया था। ठीक है, इस दिन हमारा संविधान बन गया था, लेकिन क्योंकि कॉलोनियल इंडिया में हम लोग इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाते थे। ठीक है, तो हम लोगों ने वेट किया 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक वेट किया और 26 जनवरी को अपना कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। इसलिए यहाँ पे हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, बट ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था ऑन 26 नवंबर 1949, इसलिए हम लोग उसी दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा बोल रहा है कि किसने कहा था हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अ बॉडी ऑफ हिंदूज। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग का भी था, प्रिंसली स्टेट्स का भी था। ऑल्दो ये दोनों ही बॉयकॉट किए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को ही। बाद में धीरे धीरे प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करने लगे थे, लेकिन मुस्लिम लीग बिल्कुल अलग होकर के पाकिस्तान बना लिए थे। बट जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था तब उसमें रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम लीग का भी था, प्रिंसली स्टेट्स का भी था और कांग्रेस का भी था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अ बॉडी ऑफ हिंदूज कहा गया था बाय लॉर्ड विस्काउंट। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने कहा था कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंट्स ओनली वन कम्युनिटी, बट उन्होंने हिंदू स्पेसिफिक नहीं कहा था, इन्होंने हिंदू स्पेसिफिक कहा था, बॉडी ऑफ हिंदूज। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं जो बोल रहा है कि इनमें से क्या कंपोनेंट आर द एलिमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि केशवानंदा भारती केस में इंट्रोड्यूस किया गया था। केशवानंदा भारती केस में ये बोला गया था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को या रादर हमारी लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट द कोर पार्ट। इस कोर पार्ट का नाम हम लोग दिए बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, रादर जुडिशियरी दी बेसिक स्ट्रक्चर। जुडिशियरी का कहना था कि लेजिस्लेचर किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकती है एक्सेप्टिंग दिस बेसिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, उसमें जुडिशियल रिव्यू भी आता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी आता है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट्स भी आता है एंड फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। अगला सवाल बोल रहा है कि किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, तो क्रिप्स प्रपोजल में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जिक्र ही किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान जो था, जो 1946 में आया था, यही था जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। माउंटबेटन प्लान वगैरह तो 1947 में आया था, तो ये सब बहुत लेट की बात है। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कैबिनेट मिशन प्लान पर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो बोल रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किन्हें बनाया गया था। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन जब पहला मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उस समय ये जेल में थे, तो इनकी जगह पे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने पहले मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड किया था। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जेल से बाहर आ गए थे तो ये कार्यभार इन्हें वापस लौटा दिया गया था। तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं जो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने क्या क्या चीजें ली है। एक बात है जो जनरल प्रिंसिपल पे आपको याद रखनी होती है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की जुडिशियरी बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी चीज जो जुडिशियरी को पावरफुल बनाती है वो हम लोग अमेरिका से लिए होंगे। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेचर बहुत स्ट्रांग होती है, लॉ मेकिंग बॉडी ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो जो भी चीजें लेजिस्लेचर को पावरफुल बनाती है वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं। अब आते हैं इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम लोग ब्रिटेन से लिए हैं,
सो इज द केस विथ रूल ऑफ लॉ, जो हमारा आर्टिकल 14 दर्शाता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस कि किस तरीके से लोकसभा के बाद राज्यसभा या राज्यसभा के बाद लोकसभा के बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी होता है लॉ बनने के लिए, ये भी हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम तो खास करके जिसमें हमारी एग्जीक्यूटिव हमारे लेजिस्लेचर का ही पार्ट होती है, हमारे लेजिस्लेचर से ही, मतलब हमारे पार्लियामेंट से ही निकल करके हमारी सरकार बनती है, यही पार्लियामेंट्री फीचर ऑफ गवर्नमेंट होता है, और ये हम लोग ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, मैंने बताया ना कि जुडिशियरी को जो भी चीज स्ट्रॉन्ग करेगी वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई होगी, इसलिए हमारा आंसर ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन ई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि प्रियम्बल जो है हमारा किस बेसिस पे बनाया गया था। प्रियम्बल हमारा ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बेसिस पे बनाया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई थी तो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ था, जो ये बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस संविधान से। इसीलिए जो हमारे प्रियम्बल में की टर्म्स है, जैसे सेक्युलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों को ये सभी चीजें अचीव करनी है। या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर्स है डेमोक्रेसी, रिपब्लिकनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हमारे प्रियम्बल में आई हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन से आई हैं, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि इसमें से क्या स्टेटमेंट फॉल्स है। महाराष्ट्र एंड गुजरात वेर कर्व्ड आउट ऑफ बॉम्बे इन 1960। द स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हमारे इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा दूसरा वाला, जो बोल रहा है कि मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ मणिपुर इन 1972। एक्चुअली मेघालय मणिपुर से नहीं निकाला गया था, मेघालय को असम से निकाला गया था, ठीक है। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट यही हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि सरदार पटेल के अलावा किनका मेजर रोल रहा था इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सो प्रिंसली स्टेट्स को हम लोगों के साथ जोड़ने में किन किन ने मदद की थी, किन किन लोगों ने मदद की थी। एंड ही वाज वीपी मेनन, जो हमारे सेक्रेटरी थे, और लॉर्ड माउंटबैटन, ठीक है, जो हमारे वाइसरॉय थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस या जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन ई। अगला सवाल देखते हैं, जो बोल रहा है कि इसमें से क्या नहीं है एक मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो इस बात पे हमें गौर करनी होगी कि ये जो नॉट है ये बहुत ज्यादा बोल्ड में मेंशन नहीं है, तो आपको सारे ऑप्शंस को भी अगर आप देख लोगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि इसमें नॉट सेलेक्ट करना है या जनरल स्टेटमेंट है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सारे ऑप्शन को गौर से देखिएगा। यहां बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। तो हमें पता है डिसेंट से भी मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन से भी मिल सकता है, अगर किसी टेरिटरी को सरकार ऑक्यूपाई कर लेती है तो उससे भी मिल सकता है, ठीक है। डिसेंट कहने का मतलब कि अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन कहने का मतलब कि आप जाके रजिस्टर करोगे कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए, तो वहां वेरिफिकेशन प्रोसेस के बाद भी आपको सिटीजनशिप मिल सकता है। लेकिन ड्यूअल सिटीजनशिप जो तरीका है, इसकी वजह से सिटीजनशिप को रिवोक किया जाता है। मतलब इंडिया के बाहर किसी भी और कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप ले लेते हो तो इंडिया का सिटीजनशिप लूज कर जाओगे। सो ड्यूअल सिटीजनशिप या फॉरेन सिटीजनशिप अगर आप लेते हो तो इट इज नॉट अ मोड ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप अंडर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, जो बोल रहा है कि in which case it was determined that freedom of speech and expression includes the freedom to remain silent, कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में मौन रहना या नहीं कुछ बोलना भी फ्रीडम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये जो इंदिरा साहनी केस है, ये बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर है, ये तीनों ही केसेस रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन ये जो इमैनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, इसमें क्या हुआ था कि कुछ स्कूल के बच्चे थे
जिन्होंने नेशनल एंथम को गाने से इसलिए मना कर दिया था क्योंकि उनका कहना था कि मुझे ये नहीं समझ में आता है, तो अगर मुझे नहीं समझ में आता है तो मैं इसे नहीं गा सकता हूँ। इसके लिए उनके ऊपर केस हुआ था, स्कूल अथॉरिटी ने केस किया था और स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट इमानुअल जो इंसान थे, इन्होंने केस लड़ा था और केस जीता था, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन एक्सप्रेशन के अंदर फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट भी इंक्लूडेड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो बोल रहा है कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से द राइट या ऑब्लिगेशन ऑफ कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 years was added to the fundamental right। तो 6 to 14 years के बच्चों को सरकार कंपल्सरी और फ्री एजुकेशन देगी। इसे कौन से एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट में ऐड किया गया था? इसे 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। और ये हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट बनता है? ये हमारा आर्टिकल 21A के तहत फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 6 to 14 years प्रोवाइडेड रहता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो हमें पता है 27-28 तक तो हम लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन ही चला रहे होते हैं। ये दोनों है जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज डिस्कस करता है, और आर्टिकल 30 पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज को ये राइट देता है कि वो लोग अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला सवाल बोल रहा है कि कौन सा कमांड इशू किया गया था टू सेव द ऑफिशियल पोस्ट फ्रॉम एन इलीगल पर्सन। ये क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा रिट इशू करते हैं। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन है ए, ठीक है, ये किसी ऑफिस में जाकर के बैठ जाता है, मान लीजिए ये है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसके चेयरमैन के पोस्ट पे जाकर के बैठ जाता है, ठीक है, और बोलता है कि ये मेरी कुर्सी है, मैं यहीं पे बैठूंगा। तो कोर्ट इनके खिलाफ कौन सा रिट इशू कर सकती है? दैट इज क्वो वारंटो। क्वो वारंटो कहने का मतलब कि आप इस अथॉरिटी, इस कुर्सी पर किस वारंट से बैठे हैं। वो पेपर कहाँ है जिसपे ये लिखा हुआ है कि पर्सन ए शैल सिट ऑन दिस पोस्ट, ठीक है। तो इस क्वो वारंटो कहने का मतलब हुआ कि बाय व्हाट वारंट। वारंट कहने का मतलब हुआ कि बाय व्हाट परमिशन। अब देखते हैं अगला सवाल को, जो बोल रहा है कि वेयर इज द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमें पता है कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का जिक्र हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, थ्रू विच आर्टिकल वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट एंश्योर्ड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा आर्टिकल को इंक्लूड किया गया था जिसके तहत हम लोग ये बोलते हैं कि वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, ठीक है, एंड दैट इज 43A, ठीक है, जो कि हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अगला सवाल देखते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज पार्ट 4A ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज वाज इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्ट 4A को इंक्लूड किया गया था बाय द स्वरण सिंह रिकमेंडेशन। स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। हमारा अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बट इज नॉट पार्ट ऑफ द इम्पीचमेंट ट्राइब्यूनल। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ये वेरियस स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। इन सभी के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ये इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आते हैं, ठीक है। लेकिन इंपीचमेंट ट्राइब्यूनल में कौन कौन आता है? इंपीचमेंट ट्राइब्यूनल मतलब कौन कौन मिलकर इन्हें हटा सकता है, दैट इज लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। तो ये लोग दोनों मिलकर के इन्हें हटा सकते हैं और ये चारों मिलकर के इन्हें ला सकते हैं। तो कौन है जो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में आते हैं लेकिन इंपीचमेंट में नहीं आते हैं? दैट इज स्टेट असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली एंड पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबलीज।
तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं, हु हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू डिक्लेयर एनी जियोग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करने का राइट किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, द राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज, ये किस तरीके का राइट है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 123? ये उनका लेजिस्लेटिव राइट है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं जो बोल रहा है, द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर एग्जामिन्ड एंड डिसाइडेड बाय, कि इलेक्शन अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन प्रोसेस में अगर कोई इशू आता है, कोई डिस्प्यूट आता है, तो इसे कौन डिसाइड करेगी? ऑफ कोर्स इसे सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। अगला सवाल देखते हैं जो बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कहने का मतलब, एक्चुअली प्रेसिडेंट तो अपने आप कोई डिसीजन लेते नहीं है। बेसिकली हमें पता है कि आर्टिकल 74 के तहत प्रेसिडेंट शैल टेक डिसीजन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट कहने का मतलब हुआ कि इनमें से कौन कौन सा पोस्ट है जो कि प्रेसिडेंट के प्लेजर पर, मतलब जब जब गवर्नमेंट चाहेगी तो ये लोग को लाएंगे, जब जब चाहेगी तो हटा देंगे, ऐसे कौन कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये आता है अटॉर्नी जनरल का भी और गवर्नर्स का भी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जब जब सरकार बदलती है गवर्नर भी बदल जाते हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी पोस्ट इज हेल्ड ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, जैसे कैग हो गया, सीईसी हो गया, तो ये सभी का एक फिक्स्ड टर्म होता है। इन्हें इंडिपेंडेंटली बिहेव करना जरूरी होता है, इसलिए इनके लिए हम लोग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं रखते हैं। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बेसिकली कहने का मतलब हो गया कि वो सरकार के दम पे रहेगी, या सरकार चाहेगी उनके अगेंस्ट जाने को तो उन्हें हटा देगी। ठीक है, हमें कैग को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाए रखना जरूरी है, इसलिए इन्हें नहीं रख सकते हैं। सो इज द केस विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है,